गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेटा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और विद सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो को कवर करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन जैसे आपसे बोला गया था बेटा, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का जो नियम है उसको लिखना है और इसकी सीमाओं को लिखना है। ये क्वेश्चन 2008 में, 12 में, 13 में, 18 में और 23 में बोर्ड ने आपसे पूछा है और इस साल के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं बेटा। सबसे पहले राउल्ट का नियम तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी बिलियन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब राउल्ट ने बताया था कि किसी भी बिलियन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, जो वाष्प दाब का बेटा आपका क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन होता है, वो उस बिलियन में उपस्थित मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का अगर हम सूत्र लिखें बेटा तो ये होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P नॉट ए माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट ए, और ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज NB बटे ए। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है बेटा, जहाँ P नॉट ए आपका बताता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। P नॉट ए क्या बताता है कि ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PS आपका बताता है बिलियन का वाष्प दाब। Na आपको बताता है बेटा विलायक के मोल तथा NB आपको बताता है विलायक के मोल, ठीक है, वो विलेय के मोल। तो ये आपका पूरा फार्मूला हो गया। फिर सीमाओं की अगर बात करें बेटा तो पहली बात यह है कि जो राउल्ट का नियम है बेटा वो तनु विलयनों पर लागू होता है। ये नियम केवल और केवल उन विलयनों पर लागू होगा बेटा जो बहुत ज़्यादा तनु होंगे, जो बहुत ज़्यादा क्या होंगे बेटा, तनु होंगे। सेकेंड बात, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं और जो सांद्र विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं, इसको याद रखना बेटा। अगला पॉइंट ये है कि यह विलयन केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। मतलब ये जो नियम है ये केवल अवाष्पशील पदार्थ के जो विलयन होंगे उन्हीं पर लगेगा। मतलब जो विलेय होना चाहिए वो अवाष्पशील होना चाहिए। विलेय क्या होना चाहिए बेटा आपका, अवाष्पशील होना चाहिए। अगली अगर हम सीमा देख, चौथी अगर हम लोग बात करें सीमा की तो वो होता है बेटा वैद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। कि अगर आपका विलयन जो है वो वैद्युत अपघट्ट का है, किसका बेटा, वैद्युत अपघट्ट मतलब ऐसा विलयन है जिसमें आयन पाए जा रहे हैं, तो उसमें भी ये नियम नहीं लागू होता है। पांचवा पॉइंट ये है बेटा कि जो पदार्थ विलयन में सगुणित हो जाते हैं, जो पदार्थ विलयन में सगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन में भी राउल्ट का नियम पालन नहीं किया जाता है। मतलब वो पदार्थों में भी राउल्ट का नियम नहीं लगता है जो विलयन में सगुणित हो जाते हैं। तो ये इसकी सीमाएं हो गई। इतना लिखोगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे बेटा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की, जो आपसे बोर्ड ने पूछा था वो है हेनरी का नियम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेटा हेनरी का नियम लिखना है। इस क्वेश्चन को 2002 में, 12 में, 14 में, 18 में बोर्ड ने पूछा है और इसको भी देख लेते हैं बेटा। देखिए और भी सालों में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो मैंने अपना मॉडल पेपर से लिखा था। तो ये आपका ज़्यादातर देखिए हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हेनरी का नियम। तो देखिए आप किस तरह से करेंगे बेटा। हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, जो गैस घुली हुई है उसका द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। उसका जो द्रव्यमान होता है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा दाब के। तो m, अब हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक KH आता है बेटा, कांस्टेंट आ जाएगा KH बराबर P। तो यहाँ पे m होगा घुली हुई गैस की ग्राम में मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा ग्राम में, बटे P को मतलब होता है बेटा साम्य अवस्था पर गैस का दाब, और KH का मतलब होता है समानुपाती स्थिरांक, अथवा इसी को हम लोग हेनरी स्थिरांक भी बोलते हैं। तो KH को बेटा समानुपाती स्थिरांक बोलिए या हेनरी स्थिरांक बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो है बेटा राउल्ट का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि राउल्ट का नियम लिखिए। किसका निकला है बेटा, राउल्ट का। तो देखिए राउल्ट का नियम अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2010 में, 11 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 17 में, 19 में और 22 में इस क्वेश्चन को बोर्ड ने आपसे पूछा है बेटा। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है। किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट ने बताया था कि किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, जो आपका अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन होगा उसका जो वाष्प दाब होगा, उसका जो क्या होगा बेटा, वाष्प दाब होगा,
वह उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वह उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये नियम उन्होंने बताया था। तो राउट ने अपना जो नियम दिया था उसके अनुसार ये है कि निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यक्स ऑफ विलायक। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन बेटा जो आपको तैयार करना है वो ये है, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कि समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बोर्ड ने 2015 में, 16 में, 18 में, 19 में और 22 में आपसे पूछा है बेटा। देखिए समपरासारी विलयन, जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। जिन विलयनों का परासरण दाब आपका समान होता है उन विलयनों को आप लोग बोलते हैं बेटा समपरासारी विलयन। उनको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? समपरासारी विलयन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोललता में क्या संबंध है। मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोललता में क्या संबंध है। बोर्ड ने बेटा इसको 2002 में, 4 में, 5 में, 11 में, 13 में, 15 में, 18 में और 22 में आपसे पूछा है और इस साल के लिए भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोललता में संबंध। तो क्वथनांक उन्नयन जो है बेटा वो बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता के। किसके बराबर होता है बेटा? मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता के बराबर होता है। क्वथनांक उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीबी से लिखते हैं। तो डेल्टा टीबी, मोलल उन्नयन स्थिरांक को बेटा हम लोग केबी से दिखाते हैं और मोललता को यम से दिखाते हैं। तो सूत्र हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी यम। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच में संबंध का व्यंजक लिखिए। तो आपको सबसे पहले पूछा गया बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जब हम किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जब हम किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलायक मिलाते हैं तो वाष्प दाब में होने वाली कमी अर्थात P0A माइनस PS तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी कि P0A के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू हो जाएगा P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A, ये हो जाएगा। अब अगला सवाल इसमें आपसे पूछा गया है बेटा, विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन, विलेय के, ये थोड़ा गलत लिख गया बेटा, यहाँ पे होगा विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बीच में संबंध। तो देखिए हेडिंग हम लोग डालेंगे बेटा विलेय में मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन में संबंध। तो देखिए इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा। माना किसी वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब PS। मान लिया कि कोई आपका अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है जिसका वाष्प दाब कितना है बेटा PS तथा विलायक का वाष्प दाब है P0A। मान लिया कि उसके विलायक का वाष्प दाब कितना है बेटा P0A है। तो राउल्ट के नियम अनुसार विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यक्स से। अब हम समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K लाएंगे बेटा, जहाँ K एक समानुपाती नीतांक है और जो K है वो हमारा एक समानुपाती नीतांक है बेटा। अब देखिए शुद्ध विलायक के लिए अगर हम बात करें तो मोल प्रभाज का मान आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। तो वाष्प दाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा P0A के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा बेटा P0A के बराबर। तो समीकरण 1 में K की जगह P0A रखने पर जब आप P0A रखेंगे तो PS इक्वल टू हो जाएगा P0A यक्स से। ठीक है। अब यदि विलेय में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज यक्स भी हो, अगर विलेय का जो मोल प्रभाज है वो यक्स भी हो तो हम लोग मोल प्रभाज का योगफल हमको पता है विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलेय का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है बेटा। अब यहाँ तक अगर हो गया तो अब देखिए अगर हम यहाँ से विलायक के मोल प्रभाज XA की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 1 माइनस XB बेटा। अब आगे देखिए जाई A का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जाई A जो है इसका मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा PS बराबर हो जाएगा P0A 1 माइनस XB बेटा। तो PS बराबर, अब P0A को अंदर भेज दीजिए तो P0A माइनस P0A XB हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से क्या करिए कि PS को उधर ले जाइए और P0A XB को इधर ले आइए। तो P0A XB बराबर P0A माइनस PS हो जाएगा बेटा। तो P0A माइनस PS बराबर हो जाएगा आपका बेटा P0A XB। तो अब यहाँ से अगर P0A को हम डिवाइड में ले आए तो P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A बराबर जाई भी हो जाएगा, जो
पी नॉट ए माइनस पी एस को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, पी नॉट ए माइनस पी एस को डिवाइड बाई पी नॉट ए को बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो यही आपका सूत्र हो गया जो हमको निगमन करना था कि मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में संबंध। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का वो ये है कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आपको परासरण दाब को परिभाषित करना है तथा परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करना है। विलेय के मोलर द्रव्यमान में आपको संबंध स्थापित करना है। देखिए ये क्वेश्चन 2002 में, 8 में, 14 में, 16 में, 22 में बोर्ड आपसे पूछ चुका है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो परासरण दाब की हमको परिभाषा लिखना है। तो देखिए बेटा परासरण दाब क्या होता है। परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति करते हैं। जो परासरण की क्रिया होती है बेटा, इसमें विलायक के अणु जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति करते हैं। इस गति को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। उसी दाब का नाम क्या होता है बेटा, परासरण दाब होता है। उदाहरण की बात करें बेटा, पेड़ों द्वारा जल को जड़ों से शाखाओं तक पहुंचना इसका एक उदाहरण होगा। किशमिश का फूल जाना, ये सब आपके परासरण दाब के उदाहरण होते हैं। अब अगला सवाल इसी में पूछा गया बेटा कि परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में आपको संबंध स्थापित करना। तो देखिए परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, तो बॉयल वान ठाप के नियम से बेटा, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप यानी कि T पर परासरण दाब P आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल वान ठाप के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर परासरण दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/V हो जाएगा। V वह आयतन है जिसमें विलेय का 1 मोल गुला है। तो सांद्रता का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोल बटे आयतन। तो मोल हो गया 1, तो 1/V बराबर हम C लिख सकते हो। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आपने C यूज कर दिया। स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती, अर्थात आप यहाँ से कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर जो विलयन का परासरण दाब होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। अब दूसरा नियम होता है बेटा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए चार्ल्स वान ठाप नियम से क्या होता है बेटा, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर, किसमें बेटा, स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब, स्थिर सांद्रता पर विलयन का जो परासरण दाब होता है वह उसके ताप के समानुपाती होता है। वो ताप के क्या होता है, समानुपाती। तो स्थिर सांद्रता पर आपके विलयन का परासरण दाब P जो है परम ताप के समानुपाती T के समानुपाती हो जाएगा। यहाँ तक हो गया बेटा, ये 2 नियम हो गए। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आगे देखिए बेटा, अवोगाद्रो वान ठाप नियम से, इस नियम के अनुसार यदि 2 विलयनों के ताप व सांद्रताएं समान हो तो उसमें मोलों की संख्या भी समान होती है। कि इस नियम के अनुसार यदि 2 विलयन है जिसमें ताप और सांद्रता अगर उनकी समान है तो उनके मोलों की संख्या भी क्या होगी बेटा, समान होगी। देखिए वान ठाप समीकरण से समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा CT। तो P अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे R नीतांक ले आएंगे। तो P बराबर हो जाएगा CRT। यहाँ C का मतलब होता है मोल बटे आयतन। तो हो जाएगा P बराबर NV बाई RT बेटा। PV बराबर V को इधर भेज देंगे तो PV बराबर NRT। PV बराबर कितना हो जाएगा, NRT। N क्या होता है बेटा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, मतलब W/MB। तो यहाँ लिखेंगे PV बराबर हो जाएगा WRT बाई M। तो M का मान निकालना है तो हो जाएगा WRT बाई PV। यहाँ M का मतलब होता है विलेय का अणुभार, W का मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, R का मतलब होता है विलयन स्थिरांक, इसे R से भी दिखा सकते हैं। P लिखो या पाई लिखो, इन दोनों का मतलब होता है परासरण दाब। V का मतलब होता है आयतन और T का मतलब होता है विलयन का ताप। तो ये आपका पूरा संबंध हो गया बेटा। तो ये आपके 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर नंबर 1 के आपके क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।